जॉन मॉक्सली को फाइनली अटैक कर दिया है द रेटेड आर सुपरस्टार एज, यानी कि एडम कोपलैंड ने एईडब्ल्यू के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के मेन इवेंट के बाद। और केनी ओमेगा का चेहरा एक बार फिर से एईडब्ल्यू में देखने को मिला है। पूरे शो को रिव्यू करेंगे। असली अखाड़ा के अवार्ड्स का एपिसोड भी आज आने वाला है शाम को रेसल चैटर पे, तो टाइम आप लोगों का ज्यादा मैं वेस्ट करूंगा नहीं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए। मैचेस में सारी बात हो जाएगी। विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर देखने को मिला, जो पहला सेमीफाइनल था कॉन्टिनेंटल क्लासिक का। एंड माय गॉड भाई, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि एक 5 स्टार क्लासिक होगा। और विल ऑस्प्रे हर वीडियो में आके एईडब्ल्यू की मैं सेम बात बोल रहा हूं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि विल ऑस्प्रे क्या चीज है, तो कुछ समय और वेट करो। आई थिंक कुछ टाइम में डाउन द लाइन, कुछ सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में बंदा भी दिखाई दे जाएगा। लेकिन एईडब्ल्यू में जो ये काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट ना करके हम रेसलिंग फैंस जो है इसकी जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये मैच भी एक बिल्कुल 5 स्टार क्लासिक था। खून निकल रहा था बहुत ही ज्यादा। विल ऑस्प्रे का चॉप्स यहाँ पे हुए, एक दूसरे को ये हेडबट मार रहे हैं भाई अपने खूनी सरों से। उसके बाद हिडन ब्लेड और ब्रेन बस्टर लगाते हैं यहाँ पे दोनों अपने अपने फिनिशर, जिन पे किक आउट देखने को मिला। और ऑब्वियसली बिकॉज काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे एक दूसरे को इतनी क्लोजली जानते हैं, तो एक फिनिशर से यहाँ पे बात बनने वाली थी नहीं। अपना एलिवेटेड पावर बॉम्ब भी लगाते हैं यहाँ पे काइल फ्लेचर, उस पे भी किक आउट हो जाता है। और फाइनली स्टाइल्स क्लैश से आज विक्ट्री मिली विल ऑस्प्रे को। भाई इस बंदे के पास इतने सारे अलग अलग मूव्स हैं कि कब किससे मैच खत्म कर दे वो भी नहीं कोई इतना इजीली प्रेडिक्ट कर सकता। एक एब्सोल्युटली क्लासिक था काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे के बीच में, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। मैच ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। अब दूसरे मैच की बात करते हैं, जो कि एडब्ल्यू कॉन्टिनेंटल क्लासिक का दूसरा सेमीफाइनल था। इट वाज रिकोशे वर्सेस काजुचिका ओकाडा, जो कि करंट चैंपियन भी है। और भाई रिकोशे तो आज अपनी सिर्फ बेइज्जती कराने आए थे। और आई थिंक एडब्ल्यू इस पूरे गिमिक पे बिल्कुल जो है अपना 100% पैसा लगा रही है, अपनी बेट लगा रही है कि शायद लोग रिकोशे की बेइज्जती देखने के लिए सही, लेकिन एडब्ल्यू के अंदर ट्यून इन तो होंगे, तो रिकोशे शायद एक तरीके से नेगेटिव वे में ड्रॉ तो बन सकता है। तो ओकाडा के साथ जो उनका मैच हुआ, मुझे लगता है कि अगर इसको एक्चुअली में बेबी फेस की तरह रिकोशे को बुक करा जाता तो एक अनबिलीवेबल मैच वो दे सकते थे ओकाडा के साथ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इस पूरे मैच में मेरे कोई नोट्स भी नहीं है, बिकॉज एज सच कुछ बहुत अलग मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अपना रेन मेकर फिनिशर लगा के ओकाडा जीत भी जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि ये बंदा अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है तो फाइनल्स तक तो पहुंचेगा, उसके बाद हारेगा अगर हारेगा तो रिकोशे को यहाँ पे हरा दिया जाता है। वो काफी उदास लग रहे थे मैच के बाद, और बाहर आ जाते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड और प्रिंस नाना यहाँ पे दिखाई देते हैं कि क्राउड में सबको टॉयलेट पेपर बांटते हैं। और यहाँ पे स्वर्व कहते हैं कि देखो भाई, मैंने तो पहले से प्रिडिक्ट करा था कि तू आके अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को ब्लो अप कर देगा, और रिकोशे बिल्कुल तूने वैसा ही करा। वो कहते हैं लेकिन मैं हूं ना यहाँ पे, और मैं तेरी मेस को साफ करूंगा। तो क्राउड को पूरा यहाँ पे गर्म करते हैं धीरे धीरे, और एट द काउंट ऑफ 1 2 3 ये सारा क्राउड हैप्पी न्यू ईयर विश करता है रिकोशे को। और सारे टॉयलेट पेपर जो बांटे थे बरस जाते हैं रिकोशे के ऊपर, कुछ तो उनके गले में ही बजे थे सीधा जाके। बहुत फनी था ये, बहुत मजेदार सेगमेंट थी। और उसके बाद स्वर्व थोड़ी सी रैंप पे आगे चल के आते हैं और ट्रेवर यानी कि रिकोशे को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और जो उनके हाथ में टॉयलेट पेपर था वो भी रिंग में फेंक देते हैं। तो फुल एम्बैरेसमेंट करी गई रिकोशे की, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया वो फनी डेफिनेटली काफी था, मजा आया इसको देख के। मराया मे का मैच होता है थंडर रोसा के साथ, जो कि एक टिजुआना स्ट्रीट फाइट थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली टिजुआना क्या होता है, एक पाउडर था जिसका यूज भी करा गया यहाँ पे आंखों में फेंकने के लिए मैच में। लेकिन ओवरऑल ये एक डिसेंट मैच था, बट इतना भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं था। स्ट्रीट फाइट थी तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत थी करने की। तो थंब टैग्स के ऊपर मे डे लगता है, और यहाँ पे थंडर रोसा के डैड जो है वो रिंग साइड पे थे, उनकी वॉकिंग स्टिक छीन लेती है मराया में, उनकी एक्टिंग करती है, उनका मजाक बनाती हैं। और थंडर रोजा भी यहाँ पे उनको फिर चेन से चोक करने की कोशिश करती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक, या फिर आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि मराया में यहाँ पे अपना टाइटल ड्रॉप करने वाली थी। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। एप्रन से आउटसाइड द रिंग थ्रू अ टेबल एक कमाल का पाइल ड्राइवर वो लगाती हैं, और बिकॉज स्ट्रीट फाइट थी कहीं पे भी पिन काउंट किया जा सकता है, रिंग साइड पे ही काउंट करा जाता है। मराया में इज स्टिल द चैंपियन, और उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट मैच था फॉर द डायनामाइट डायमंड रिंग, जहां पे एमजेएफ लड़ रहे थे अगेंस्ट एडम कोल। और यहां पे मेरा काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद 1% चांस है कि एमजेएफ अपनी डायमंड रिंग फाइनली हार जाएंगे, बिकॉज हर साल तो वो उसको रिटेन कर ही लेते हैं। तो मैच में इन्होंने एक बार फिर से कोई कमी नहीं छोड़ी। अनडिस्प्यूटेड किंगडम के जो 2 मेंबर्स हैं वो बिल्कुल रिंग के पास खड़े थे रिंग साइड, ताकि एमजेएफ उसको यूज ना कर पाए। लेकिन एमजेएफ और एडम कोल दोनों का ही काफी अर्ली इन द मैच यहाँ पे खून निकलना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है। एमजेएफ एक्टिंग करते हैं जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था, जैसे अनडिस्प्यूटेड किंगडम ने उनको रिंग साइड पे अटैक कर दिया हो, और उसको देख के रेफरी उन्हें इजेक्ट कर देता है। तो इसने एक्सेस दिया एमजेएफ को उस रिंग का, और वो रिंग पहन के आते हैं रिंग के अंदर ताकि वो अटैक कर पाए एडम कोल को, लेकिन उनको सुपर किक पड़ती है और एडम कोल ही उस रिंग को निकाल लेते हैं। लेकिन एमजेएफ उसके बाद एक लो ब्लो लगा के हीट सिंकर लगाते हैं और एडम कोल को पिन कर चुके हैं। तो कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं। एट द एंड एडम कोल हार भी गए और एमजेएफ ने दोबारा से अपनी इस डायमंड रिंग को जो है वो रिटेन भी कर लिया। मैच के बाद वो चेयर लेके आते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे यहाँ पे एडम कोल को, लेकिन फिर उसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली बाहर आते हैं और फाइनली ये मोमेंट देखने को मिली कि कैसे अनडिस्प्यूटेड एरा जो थी ओरिजिनल डब्ल्यूडब्ल्यूई की, वो रीयूनाइट हो चुकी है एईडब्ल्यू के अंदर भी। ये सारा अनडिस्प्यूटेड किंगडम इकट्ठा हो चुका है काइल ओराइली के साथ भी। तो ये चीज आज हमें देखने को मिली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एमजेएफ इज स्टिल हैविंग द डायनामाइट डायमंड रिंग। इसके बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप का मैच हुआ, कोनोस्के टकेस्टा वर्सेस पावर हाउस हॉब्स। ऑनेस्टली इस स्टोरी लाइन के अंदर मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मुझे पता है काफी रैम्पेज और कोलिजन जैसे शोज पे इसको बिल्ड करा गया, बिकॉज डायनामाइट तो मैंने एक भी मिस नहीं करी और वहां पे मैंने इनका कुछ देखा नहीं, तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे इतना था नहीं। लेकिन अगर सिर्फ रेसलिंग की बात करें प्योरली, तो एक डिसेंट मैच था। क्राउड दिस इज ऑसम भी चैंट कर रहा था और पावर हाउस हॉब्स अपनी इंजर्ड नी को सेल कर रहे थे। वो अपना नी कैप भी निकाल देते हैं बिल्कुल एंड में, वो जो ब्रेस लगा होता है, लेकिन तब भी टकेस्टा इस मैच को जीत जाते हैं। उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। वो जापान में भी लड़ते रहते हैं जाके, तो उनको चैंपियन की तरह काफी स्ट्रांगली बुक किया जा रहा है। इसके बाद मर्सिडीज मोने वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर देखने को मिला फॉर द टीबीएस चैंपियनशिप। और देखो भाई, सिंपल सी बात है, हम विमेन सुपरस्टार ऑफ द ईयर की बात करने वाले हैं आज असली अखाड़ा के अवार्ड्स में, और ऑब्वियसली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ओनली अवार्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं सारी रेसलिंग की बात कर रहा होता तो मर्सिडीज मोने भी कहीं ना कहीं वहां पे कंटेंडर बनती बहुत स्ट्रांग। और उसका रीजन ये है कि जब वो आई थी एईडब्ल्यू में तो ऐसा लग रहा था क्या यार वही सेम चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली, बस एईडब्ल्यू में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल करके मैच पे मैच दिया है ना, उस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इट वाज अ बैंगर अगेन विद क्रिस स्टैटलैंडर, और बहुत ही कमाल की चीजें देखने को मिली। यहाँ पे रिंग साइड पे अपना मनी मेकर फिनिशर लगाती हैं और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो काउंट आउट से ही हराना चाहती हैं इस क्रिस स्टैटलैंडर को। तो पहले तो ये काम नहीं किया, तो उन्होंने जूता फंसा दिया, पैर फंसा दिया रिंग के नीचे जो जगह होती है वहां पे क्रिस स्टैटलैंडर का, ताकि वो रिंग में ही ना आ पाए। लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर अपना जूता निकाल देती हैं और वैसे ही आ जाती हैं रिंग के अंदर। तो काफी ज्यादा यहाँ पे केओस मच रही थी, कोशिश कर रही थी मर्सिडीज कि इस मैच को वो जीत पाए। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मोमेंट देखने को मिली कि एप्रन पे वो एक पाइल ड्राइवर भी लगा देती हैं क्रिस स्टैटलैंडर को। ये सबसे बड़ी मोमेंट थी और डेंजरस भी लगा मुझे काफी वो भाई, जिस तरीके से इंपैक्ट पड़ा उसका। और इस पॉइंट में मर्सिडीज ऑलमोस्ट सेलिब्रेट कर रही थी अपनी विन, बट किसी तरीके से 9 पे क्रिस स्टैटलैंडर दोबारा रिंग में आ जाती हैं और शक्ल देखने वाली थी वहां मर्सिडीज मोने की, आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने यहाँ पे स्टेटमेंट मेकर सबमिशन को कन्वर्ट करके बहुत कूल सा तरीके का कोई पिन किया, लेकिन एक बहुत ही यूनिक सा पिन ये यूज किया उन्होंने आज टू गेट द विक्ट्री ओवर क्रिस स्टैटलैंडर, और अपना टाइटल उन्होंने डिफेंड भी कर लिया है। तो जबकि क्रिस स्टैटलैंडर ने अपनी पूरी फाइट दी, कुछ खास मौका उनके पास था नहीं और मर्सिडीज ने अपना साल खत्म किया एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया मैच देके। भाई काफी इंप्रेस वो कर रही हैं और आने वाला जो साल है उनके लिए और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। इसके बाद हमें फाइनल मैच देखने को मिला कॉन्टिनेंटल क्लासिक का, जो कि विनर को क्राउन करने वाला था द कॉन्टिनेंटल चैंपियन काजुचिका ओकाडा वर्सेस विल ऑस्प्रे। भाई ये एक ड्रीम मैच होना चाहिए हर रेसलिंग फैन के लिए, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया आज क्यों। ओ माय गॉड भाई, इसके अलावा मैं क्या बोलूं, इतनी सारी मोमेंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली विल ऑस्प्रे एक मैच लड़ चुके थे, ओकाडा भी, लेकिन ऑस्प्रे का डैमेज बहुत हाई था सर पे, तो वो पूरी पट्टियां करके आए हैं, उनके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा है वो 100% किसी एंगल से नहीं है। और दूसरी तरफ जो है ओकाडा बिल्कुल फ्रेश, लाइक ऐसे लग रहा था कि पहला ही मैच है भाई। तो वो यहाँ पे हेड को भी अटैक कर रहे थे विल ऑस्प्रे के, और साथ के साथ उनकी नी को भी। तो ऐसे करते करते मैच में एक पॉइंट आ गया था जहां पे विल ऑस्प्रे अधमरे लग रहे थे और काजुचिका ओकाडा पूरा उनका मजा यहाँ पे लूट रहे थे। लेकिन उसके बावजूद रेन मेकर पे किक आउट हो जाता है, जो कि काफी शॉकिंग था ओकाडा के लिए। और उसके बाद वो स्टाइल्स क्लैश पे भी किक आउट कर देते हैं, जिस मूव से विल ऑस्प्रे ने अभी काइल फ्लेचर को हराया था सेम पेपर व्यू में। इसके बाद दोबारा जब वो रेन मेकर के लिए जाते हैं तो एक ब्यूटीफुल रिवर्सल देखने को मिली स्पेनिश फ्लाई में, जिस तरीके से वो करा विल ऑस्प्रे ने, कितना स्मूथ था वो। और उसके बाद वो दोबारा जाते हैं और खुद रेन मेकर लगा लेते हैं ओकाडा के ऊपर, उसको फॉलो करते हैं एक स्टॉर्म बेकर से, बट फिर भी किक आउट कर देते हैं यहाँ पे ओकाडा।
तो ऑब्वियसली ये जो मैं आपको मोमेंट्स बता रहा हूं ये सिर्फ बड़ी बड़ी मोमेंट्स हैं, लेकिन जो स्टोरी, जो इमोशन था इस मैच का कि विल ऑस्प्रे के अंदर कुछ नहीं बचा लेकिन तब भी अपना सब कुछ डाल रहे हैं, वो मोमेंट्स बहुत अच्छा बना रही थी इस मैच को। लेकिन ओकाडा इवेंचुअली एट द एंड इस मैच को जीत जाते हैं रेन मेकर लगा के। उनको दिक्कत हुई काफी, उन्होंने डॉज किया हिडन ब्लेड को, ऑस कटर को, काफी सारे रिवर्सल यूनिक तरीके से उन्होंने भी यहां पे लगाए, लेकिन फाइनली एक रेन मेकर ऐसा ठोका कि उसके बाद कोई मौका नहीं था यहां पे उठने का विल ऑस्प्रे का। लेकिन एक चीज लोग बोलेंगे कि इतना टूर्नामेंट किया, इतने हफ्ते बर्बाद करे, चैंपियन तो तुम्हारा अभी वहीं का वहीं खड़ा है। यूजुअली ऐसी मोमेंट्स बनाई जाती हैं कुछ नया क्राउन करने के लिए, कुछ एक मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए। शायद कहीं ना कहीं AEW ने उस चीज का मौका गवा दिया, लेकिन जो मैचेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिले वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन ओकाडा अभी भी बने हैं कॉन्टिनेंटल चैंपियन। और मैच के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, बिकॉज सबसे पहले क्रिस्टोफर डैनियल्स बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो भाई, इतने टाइम से मैं एक EVP की तरह एक्ट कर रहा हूं ऑलमोस्ट AEW में, लेकिन अब मैं आके ओकाडा को ये टाइटल नहीं देने वाला रिंग के अंदर, बिकॉज कोई और EVP करेगा वो काम। और फाइनली यहां पे रिटर्न होता है केनी ओमेगा का, वो सूट में आते हैं, एज EVP आते हैं, और क्या पॉप उनको सुनने को मिली, होली शिट यहां पे चैंट्स हो रही थी। और वो आते हैं इस टाइटल को उठा के ओकाडा के सामने, जो कि माना जाता है केनी ओमेगा का वन ऑफ द बेस्ट राइवल, यानी कि सबसे एक दूसरे को ज्यादा हेट करते हैं, तब भी केनी ओमेगा किसी तरीके से वो EVP वाला रोल निभाते हुए आते हैं, टाइटल देते हैं ओकाडा को, और ओकाडा सीधा वो टाइटल रेस कर देते हैं केनी ओमेगा के मुंह के सामने। तो केनी ओमेगा इज बैक इन AEW, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। जिस तरीके की उनकी इंजरीज थी, सर्जरीज थी, सुन के अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा था, बट रियली गुड टू सी हिम फिट एंड वेल, और वो वापस आ गए हैं। लेकिन फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट था, फेटल 4-वे मैच फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, जॉन मॉक्सली, एडम पेज, जे वाइट एंड ऑरेंज कैसिडी। भाई मैं क्या बोलूं, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर इस मैच को एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना हो तो वो है रायता, बिकॉज ये लड़ तो रहे थे इधर उधर, लेकिन वो पूरा फैला फैला लग रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई कि कुछ नहीं हुआ इस मैच के अंदर। तो जॉन मॉक्सली को एक ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाया गया, जो शील्ड बॉम्ब है। ऑब्वियसली 4 लोग थे, तो पहली चीज इन्होंने यही सोची होगी कि हम कर सकते हैं। बहुत मस्त लगा वो पावर बॉम्ब देख के थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। और यहाँ पे बेसिकली रायते की मैं बात कर रहा हूं, तो रायता ये था कि पहले रेफरी को खींचा जाता है बाहर मरीना शफीर की तरफ से, दूसरा रेफरी फाइनली आके पिन करने की कोशिश करता है, तो आउट ऑफ नोवेयर व्हीलर यूटा आके उसको अटैक कर देते हैं और मरीना शफीर दोबारा रिंग में आती है, लेकिन इस बार जे वाइट उनको ब्लेड रनर मारते हैं। उस मोमेंट को काफी पॉप मिली, लेकिन बुसाई को नहीं लगती है पीछे मुड़ के सीधा व्हीलर यूटा की तरफ से जे वाइट को, और जॉन मॉक्सली इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं, एक डेथ राइडर फिनिशर लगाते हैं और पिन कर चुके हैं वो यहाँ पे जे वाइट को टू रिटेन दी AEW चैंपियनशिप। और हैंगमैन एडम पेज का कुछ खास रोल देखने को मिला नहीं पूरे मैच में। ऑरेंज कैसिडी ने पूरे 500 ऑरेंज पंच लगाए, लेकिन उसका भी कुछ हुआ नहीं। और मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बिकॉज सबको पता था कि मॉक्सली यहाँ पे रिटेन करेंगे, लेकिन 4 इतने कमाल के लोग एक मैच के अंदर भर के भी तुम अगर उसका बेस्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि AEW का मेन इवेंट थोड़ा फीका रह गया। लेकिन सबकी नजरें उसी तरफ थी कि क्या इस मेन इवेंट के बाद कुछ होगा या फिर नहीं, बिकॉज अटैक कंटिन्यू करा जाता है डेथ राइडर्स की तरफ से, और FTR का म्यूजिक बजता है। वो रैंप पे आ जाते हैं और हम सबको पता है कि वो अभी मेडिकली क्लियर नहीं है। लाइट्स ऑफ होती हैं, एज का म्यूजिक बजता है, सबसे पहली चीज लिखी आती है रेटेड FTR स्क्रीन के ऊपर, एंड एडम कोपलैंड इज बैक इन AEW। और वो आते हैं, सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया पॉप उनको मिली, कमेंटेटर्स पागल हो गए, और आके वो मॉक्सली को यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं रिंग के बीचों बीच। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मॉक्सली को वो एक स्पीयर लगाते हैं काफी लंबे स्टेयर डाउन के बाद, और चेयर लेके आते हैं और उस चेयर के टुकड़े को निकाल के वही सेम मोमेंट रिक्रिएट करते हैं जो उन्होंने रोमन रेंस के साथ और सेथ रॉलिंस के साथ भी करी थी, और आज नंबर लगा दिया है जॉन मॉक्सली का। तो एज क्लियरली बोल सकते हैं कि तीनों शील्ड के मेंबर्स को मैंने फोड़ा है सही में मूव से, और आज जॉन मॉक्सली का भी वो एक्सप्रेशन मिल गया। जब तुम्हारे चेयर का वो टुकड़ा मुंह पे आता है और लॉक लगाई जाती है तुम्हें, तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। और उसके बाद जब मॉक्सली को खींच लिया जाता है बाहर, तो एज माइक उठाते हैं, और ये बहुत फनी था कि एज का माइक ही नहीं चल रहा भाई। वो 2 बार कोशिश करते हैं चीख चीख के बोलने की। ये AEW को ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए भाई, कि एज को जो माइक पकड़ाया जा रहा है वो चले तो सही। लेकिन फाइनली उनको दूसरा माइक दिया जाता है, वो टर्न बकल के ऊपर आते हैं और बोलते हैं मॉक्सली को कि देख भाई, हम सारे आ रहे हैं तेरे अगेंस्ट, तेरे से सब कुछ छीनने। और वो यहाँ पे जॉन मॉक्सली को किड बुलाते हैं, ये कह के कि जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी थी तब तो तेरी प्यूबर्टी शुरू हुई थी, तो मैं इस वजह से तेरे को किड बोल सकता हूं। और रेटेड FTR तेरी AEW चैंपियनशिप के पीछे नहीं, हर चीज के पीछे आ रही है जिसपे तू अपना ओनरशिप बना के बैठा हुआ है। तो
एज वापस आ गए हैं, एडम कोपलैंड वापस आ गए हैं और क्रिश्चियन केज जो कि पेट्रियार्की के साथ बैठे हुए थे ऊपर, पूरे आराम से मेन इवेंट को देख रहे थे कि कहीं मौका लगे तो मैं भी कैश इन कर लूंगा, वो एज को देखते ही यहां से भाग चुके हैं और यहां पे सेलिब्रेट करते हैं। एडम कोपलैंड काफी बढ़िया रिप्ड शेप में वो लग रहे हैं, होपफुली हेल्दी भी होंगे। और एक चीज जो मैं बोलूंगा जो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई कि ये सब रायता इसलिए फैलाया गया बिकॉज आने वाली डायनामाइट पे एक 6 मैन टैग टीम मैच है रेटेड एफटीआर वर्सेस डेथ राइडर्स का। भाई तुम्हारा साल खत्म हो रहा है, तुम्हारा आखिरी पेपर व्यू है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन तुमने एक डायनामाइट के मेन इवेंट के लिए जो कि अब कुछ ही दिनों में है उसके लिए तुमने अपनी पूरी एंडिंग यहां पे दिखा दी। तो वो थोड़ा मुझे से वियर्ड लग रहा है चीज। आप लोग अपने ओपिनियन इस पे बताएं, लेकिन ये था आज का वर्ल्ड्स एंड का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।